नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन क्राइम कहानी और मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में फरवरी 2012 में अपहरण के बाद हत्या की एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। दरिंदों ने पेचकस से आंखें फोड़ डाली थी, आंखों में तेजाब डाल दिया था, प्राइवेट पार्ट में शराब दी थी। कुल मिलाकर दरिंदगी इतनी थी कि सुनकर किसी भी इंसान की रूह तक कांप जाए। लेकिन इस केस में चंद लोगों को छोड़कर किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि इसके बावजूद भी सभी आरोपी गिरफ्तार हुए। उन्हें सेशन कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट से सज़ा भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन अपराधियों के लिए जो फैसला किया वह कल्पना से परे था। तो यह आखिर पूरा केस क्या था? आरोपी कौन थे? आरोपी को क्या सज़ा हुई थी? इस केस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया था? और फिलहाल आरोपी किस हालात में हैं और कहाँ हैं? तो चलिए जानते हैं। आज के इस कहानी को शुरू करने से पहले इंडियन क्राइम कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ आज हम किरण नेगी रेप और हत्याकांड के बारे में बात कर रहे हैं। घटना 9 फरवरी 2012 की है। दिल्ली के कुतुब विहार फेज 2 में कुंवर सिंह नेगी नाम के एक व्यक्ति पूरे परिवार के साथ रहते थे। वैसे तो कुंवर सिंह मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन काम की वजह से दिल्ली में रहा करते थे। कुंवर सिंह नेगी बहुत ही गरीब थे और वह सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे थे। अपने परिवार वालों का भरण पोषण करते थे। उन्हें सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते हुए एक लंबा समय बीत गया था, मगर अब 2012 के आसपास सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी छोड़ने का मन बना। परिवार वालों के साथ रहने का मन बना लिया था। बड़ी बेटी जॉब करने लगी थी और इस बड़ी बेटी का नाम था किरण नेगी। घटना के समय किरण की उम्र लगभग 19 वर्ष होगी। किरण नेगी पढ़ाई लिखाई में बचपन से ही बहुत ही तेज़ थी और पढ़ाई ख़त्म करने के बाद किरण नेगी ने जॉब ज्वाइन कर ली थी। किरण का ऑफिस उसके घर से कुछ ही दूरी पर था और वह लगभग 20 मिनट पैदल चलकर घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पहुंच जाती थी। रोज़ की तरह 9 फरवरी 2022 को भी किरण नेगी ऑफिस जाती है, लेकिन आज ऑफिस से घर वापस आने में थोड़ी देर हो जाती है। रात के लगभग 9 बज चुके थे, मगर किरण अब तक घर नहीं लौटी थी। किरण को भी पता था कि अगर उसे घर लौटने में थोड़ी देर और लगती है तो परिवार वाले ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए वह अपने दोस्त सहेलियों के साथ तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। यानी कि किरण अपने घर से कुछ ही दूरी पर थी। तभी से अचानक से एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार उसके पास आकर रुकती है। तभी यह तीनों लड़कियां कुछ समझ पाती। इससे पहले ही कार से 2 लड़के उतरते हैं और अचानक किरण को एक झटके में खींचकर कार के अंदर डाल लेते हैं। तभी अचानक एक राहगीर की नज़र इन लड़कों पर पड़ती है और वह इन लड़कों को रोकने की कोशिश भी करता है, मगर वह राहगीर नाकाम हो जाता है और वह लड़के किरण नेगी को अपनी कार में लेकर फरार हो जाते हैं। इतना होने के बाद अब किरण की दोनों सहेलियां भागती हुई किरण के घर जाती है और इस घटना की जानकारी किरण के माता पिता को देते हैं। बेटी के किडनैपिंग की खबर पाकर किरण के पिता भागते हुए पास के छावला थाने में जाते हैं, लेकिन किरण के पिता को पुलिस यह कहकर वापस करने की कोशिश करता है कि फ़िलहाल थाने में मामले की जांच पर जाने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं है। हालांकि इसके बावजूद किरण के पिता थाने में रुककर पुलिस वालों से गुहार लगाते हैं
और मामला दर्ज करने की अपील भी करते हैं। तब जाकर पुलिस वाले शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू करते हैं, मगर पुलिस खबर मिलते ही तत्काल जांच करने के लिए एक्शन लिया होता तो किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार को चंद घंटों में पकड़ा जा सकता था। मगर पुलिस के लेट करने की वजह से काफ़ी समय बीत जाता है, मगर पुलिस वालों को ना तो उस लड़की के बारे में पता चलता है और ना ही किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार के बारे में कोई जानकारी मिलती है। हालांकि इस घटना के कई घंटों के बाद जब पुलिस पर दबाव पड़ने लगता है तो पुलिस अपनी जांच तेज कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस वालों को पता चलता है कि लाल रंग की इंडिका कार हरियाणा की तरफ जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में देखा गया है। इससे यह बात साफ हो जाता है कि लाल रंग की टाटा इंडिका कार हरियाणा की तरफ जाते हुए दिखाई दी है। इसके आधार पर पुलिस वाले जांच को आगे बढ़ाते हैं। जांच के क्रम में पुलिस वालों को लाल रंग की इंडिका कार मिल जाती है और इस कार के साथ 26 वर्षीय राहुल कुमार नाम का एक लड़का भी पकड़ में आता है। पुलिस वाले इससे पहले राहुल कुमार को अपने हिरासत में लेते हैं और फिर पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पूछताछ में राहुल बहुत ही जल्द एक हिला देने वाला खुलासा करता है। वह बताता है कि इस कांड में इसका एक भाई रवि तथा एक दोस्त विनोद भी शामिल है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए राहुल बताता है कि इन तीनों ने पहले किरण को किडनैप किया, फिर उसे लेकर हरियाणा की रेवाड़ी जिले के रोधाई गांव में लेकर गए, जहां उसके साथ तीनों ने बारी बारी से रेप किया और फिर उसे मरने के लिए पास के ही एक सरसों के खेत में छोड़ दिया। राहुल के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अब पुलिस वाले अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले राहुल के द्वारा बताए गए रेवाड़ी जिले के रोधाई गांव में उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर किरण नेगी को मरने के लिए इन दरिंदों ने छोड़ दिया था। थोड़ी मेहनत के बाद पुलिस को सरसों के खेत से किरण नेगी का लाश मिल जाती है। शव को इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था कि किसी के लिए भी उसका चेहरा पहचानना लगभग नामुमकिन था। चेहरे को बुरी तरह से लहूलुहान किया गया था। शरीर पर कई जगह जलने के निशान थे। शरीर के कुछ अंगों पर तेजाब से भी जलाया गया था। शव की स्थिति बता रही थी कि इन दरिंदों ने किरण नेगी के साथ कितनी हैवानियत की थी। पुलिस वाले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जबकि राहुल के दिए गए बयान के आधार पर अब पुलिस इस घटना में शामिल दो रवि तथा विनोद की लाश तलाश में लग जाती है। पुलिस वाले की मेहनत बहुत करने पर बहुत जल्द उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए सबूत भी इकट्ठा करना शुरू कर देती है। किरण नेगी के शव के पास कुछ बाल के सैंपल मिलते हैं। इसके अलावे वहां पर पुलिस वालों को 2 प्लास्टिक के ग्लास, स्नैक्स के खाली पैकेट, मोबाइल, मिट्टी के बर्तन के कुछ टुकड़े तथा एक वॉलेट और कई तरह के भी सबूत मिलते हैं। इसके अलावा पुलिस वाले कार से तथा लड़की के शव से डीएनए तथा कुछ फिंगरप्रिंट भी जमा करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इन दरिंदों ने किरण को अपहरण करने के बाद बुरी तरह से मारा पीटा था और फिर उनके साथ बड़ी बेरहमी से रेप किया। फिर कार में मौजूद लोहे के रेंज और जैक से किरण के सर पर बुरी तरह से वार किया था ताकि उसे ख़त्म कर दिया जाए। पुलिस जांच में यह भी खुलासा होता है कि किरण के मरने के बाद पीड़िता का पहचान छुपाने के लिए पहले उसके सर को बुरी तरह से कुचला जाता है। पुलिस जांच पूरी करने के बाद 40 पन्नों की रिपोर्ट बनाते हुए अदालत में पेश करते हैं और मामले की सुनवाई स्थानीय सेशन कोर्ट में शुरू होती है। सेशन कोर्ट में पुलिस जांच की रिपोर्ट तथा डीएनए रिपोर्ट और अन्य सबूत के अलावा
49 गवाह पेश किए जाते हैं। सभी सबूतों और डीएनए रिपोर्ट तथा गवाहों के बयान पर सेशन कोर्ट इन तीनों अपराधियों को किरण नेगी के अपहरण के बाद रेप और हत्या के दोषी करार देता है और फिर उन्हें 3 आरोपियों को सेशन कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की सजा भी सुनाई जाती है। निचली अदालत ने मौत की सजा पाने के बाद यह तीनों आरोपी अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करते हैं। यहाँ भी मामले की सुनवाई लंबे समय तक चलती रहती है और फिर फाइनली 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट भी इन तीनों आरोपियों को निचली अदालत से मिली मौत की सज़ा बरकरार रखती है। सेशन कोर्ट तथा दिल्ली हाई कोर्ट से मौत की सज़ा पाने के बाद 2016 में तीनों आरोपी इस सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आते ही फाइनल केस की सुनवाई का इंतज़ार में सालों तक यूं दबी रहती है। जब समय ज़्यादा होने लगता है तब किरण के पिता खुद इंसाफ के लिए दर दर भटकते रहते हैं, मगर उनकी कोई भी नहीं सुनता है। यहाँ तक कि किरण के पिता दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पास भी जाते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ के बजाय उन्हें 1 लाख रुपए का चेक देकर भेज दिया जाता है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि ऐसी घटनाएं तो होती रहती है। इन सभी व्यवस्था से तंग आकर किरण के पिता जनता की अदालत में जाते हैं। वे लोगों के साथ देने की अपील करते हैं, मगर कुछ लोग ही उनके साथ आते हैं। कुछ साल ऐसे ही बीत जाने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में चीज़ें तेज़ होने लगती है और चीज़ें तेज़ बदलने भी लगती हैं। जो चीज़ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ उल्टा होने लगा था। सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दरमियान पुलिस की खामियां नज़र आने लगती है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस को इसलिए फटकार लगाया जाता है कि जब किरण के पिता शिकायत लेकर थाने गए थे तो पुलिस वाले ने मामले की तत्काल जांच करने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि तब थाने में कोई गाड़ी ना होने का हवाला दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में यह भी सामने आता है कि जब हरियाणा के रेवाड़ी में किरण की लाश मिली थी तब पुलिस ने वहीं पर बॉडी की गहराई से जांच नहीं की थी। इस कारण पुलिस ने कई दावे अपनी रिपोर्ट में तो की है, मगर उनके सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाए। अमूमन संवेदनशील मामलों में डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के बाद तुरंत जांच के लिए भेज दिए जाते हैं। इस मामले में सामने आता है कि छावला थाने में डीएनए सैंपल को 10 से 11 दिन रखे गए, इसके बाद जांच के लिए भेजा गया था। उन्हें जांच में इतना समय क्यों लगाया था, इस बारे में दिल्ली पुलिस को स्पष्ट जवाब नहीं दे पाई। डीएनए ही नहीं, वारदात में इस्तेमाल किए गए कार को भी दिल्ली पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए नहीं भेजा, बल्कि वह कार भी लंबे समय तक थाने में खड़ी रही। पुलिस ने निचली अदालत में 49 गवाह पेश किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सामने आता है कि 49 में से केवल 39 गवाहों के ही बयान ट्रायल कोर्ट में दर्ज किया गया था। इस पूरी जांच में दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा झटका मिलता है और जब खुलासा होता है कि दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के पहचान के लिए अनिवार्य तौर पर आयोजित किए जाने वाले सिनाथ परेड भी नहीं किया था। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के जांच में दिल्ली पुलिस ने कई कमियां और खामियां नजर आई। इस कारण अदालत में पूरा केस कमज़ोर बन जाता है और ऐसा कहा जाता है कि अदालत भावना के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों और गवाहों के आधार पर फैसला करती है, और सुप्रीम कोर्ट भी सबूतों और गवाहों के आधार पर ही फैसला करती है। किरण नेगी मर्डर केस के पूरे मामले की सुनवाई के बाद नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट किरण नेगी अपहरण, बलात्कार और हत्याकांड के तीनों आरोपियों राहुल, रवि और विनोद को बेगुनाह साबित बताते हुए इस मामले से बरी कर देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हर कोई शौक में था
कि आखिर जिस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी की गई उसके कातिलों को सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कैसे इतनी आसानी से बेगुनाह साबित कर बरी कर दिया था। लेकिन यहाँ पर कोर्ट केवल गवाहों और सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाती है। इस आधार पर दिल्ली पुलिस की खामियां के वजह से आरोपियों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में यह भी सामने आता है कि पुलिस ने जिस कार का इस्तेमाल किडनैपिंग में होने का दावा किया था उस कार की नंबर प्लेट की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं कर पाई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दिल्ली पुलिस ने जितने भी गवाह और सबूत पेश किए गए उन तीनों पर आरोप साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। पुलिस एक भी ऐसा सबूत से आरोपियों को सीधे कनेक्शन को साबित नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की काफ़ी आलोचना की गई और सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका भी दायर की गई, मगर वह याचिका भी खारिज हो गई और फिलहाल तीनों आरोपी इस मामले से बरी हो चुके हैं। इस फैसले के बाद दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए कि मान लिया कि इन तीनों इस अपराध को अंजाम नहीं दिया तो आखिर किरण के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी किसने की और किरण का गुनहगार आखिर कौन है? इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया और शायद अब किरण को इंसाफ भी ना मिल पाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह सच्ची घटना यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब